गुड इवनिंग क्लास नाइन्थ। दिस इज़ दिव्य ज्योति श्रीवास्तव और हम क्लास 9 की हिस्ट्री स्टार्ट करने नहीं जा रहे हैं। एक वीडियो हमने पहले भी डाल दिया है। इससे पहले हम सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में और 18th सेंचुरी की सोसाइटी के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, अब इस वीडियो में हमको पढ़ना है ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। ठीक है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, ये देखना है कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे, ठीक है, जो टैक्स पे करते थे या जो सबसे गरीब लोग थे, उन्होंने क्या किया था, अपने आप को प्रॉस्परस बना लिया था। ठीक है, पढ़ लिख लिए थे वो लोग। कैसे पढ़ लिख लिए थे, क्या हुआ था, हम पढ़ते हैं। देखिए हुआ क्या था, थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो प्रॉस्पेरस हो गए थे। ठीक है, मतलब संपन्न हो गए थे। किस चीज़ से, थोड़ा सा उन्होंने पढ़ लिख लिया था। कैसे पढ़ लिख लिया था और कौन लोग, थर्ड स्टेट में कौन लोग थे भाई, तो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, लॉयर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे। ठीक है, यही लोग थे ना थर्ड स्टेट में। ये पढ़ लिख लोग कैसे, ये लोग पढ़े लिखे कैसे थे, इधर उधर से मैन्युफैक्चर, जो गुड्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते थे वो बेच के, मतलब समुद्र से जो व्यापार होता था, समुद्र के रास्ते से व्यापार करके इन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे और उस पैसे से ये लोग पढ़ लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब थर्ड स्टेट के लोग पढ़ लिख लेते हैं तो ये क्या, इनके बिलीव क्या रहते हैं, दे बिलीव दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। हमने पढ़ा था ना कि जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के लोग रहते हैं उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं उनको, मतलब जॉब्स में, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज़ में सुविधाएं मिलती हैं ना, और इन्हें तो कोई सुविधाएं, थर्ड स्टेट के लोगों को कोई सुविधा नहीं रहती है। ठीक है, तो क्या, जब ये पढ़ लिख लेते हैं तो इनका मानना ये रहता है कि अब हमें भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, या फिर जो मतलब जन्म के आधार पर किसी को भी कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, वो किसका डिमांड करते हैं, वो एक ऐसी सोसाइटी का डिमांड करते हैं जहाँ पे क्या हो, फ्रीडम हो और इक्वालिटी हो। कैसी इक्वालिटी, इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज़ की। ठीक है, मतलब जो थर्ड स्टेट के एजुकेटेड लोग रहते हैं वो एक ऐसी सोसाइटी का डिमांड करते हैं जहाँ पे उनको आज़ादी मिले और उनको भी बराबर के अवसर मिले, बराबर के कानून उनके लिए हों। बराबर के कानून का मतलब है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेट के लिए कानून क्या हों, बराबर हों। ठीक है, देखिए इस लड़ाई में, थर्ड स्टेट की इस लड़ाई में कुछ फिलॉसफर भी थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हमें पता है कि बातें फैलती बहुत जल्दी हैं। कैसे फैलती हैं, जैसे आज भी आपको पता है कि सुबह में जब लोग मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं तो 4-5 लोग, 6-7 लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, वहाँ किसी एक टॉपिक पे बात होती है और उसके बारे में सबको नॉलेज हो जाती है। ठीक है, तो वही फिलोसफर्स ने भी किया था। देखिए, हमें 3 फिलोसफर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में पहले हम पढ़ते हैं। देखिए, पहले हैं जॉन लॉक। आपको ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन करके रखा है। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी, 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्या बुक लिखी थी, 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने लिखा था किसके बारे में, डॉक्ट्राइन और ऑब्सोल्यूट राइट को रिफ्यूज़ करने के लिए। मतलब कि जो राजा हैं कि ये जो वहाँ पे चलता था सिस्टम कि जो राजा कह दे वही प्रजा करेगी। ठीक है, तो ये ख़त्म करना चाहते थे वो। ठीक है, कि अपनी किस बुक में, 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने लिखा था। दूसरे फिलोसफर जो हैं इधर ही हैं, जीन जैक्वस रूसो। ठीक है, जीन जैक्वस रूसो जो हैं वो दूसरे फिलोसफर हैं। इनकी बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने क्या लिखा था, इक्वल वोटिंग और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। मतलब जो वोटिंग का अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए और गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। ठीक है, मतलब लोगों को अधिकार होना चाहिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, कि उन्हें किससे गवर्न होना है ये चुनने का अधिकार उन्हें होना चाहिए। किसने बोला था, जीन जैक्वस रूसो ने बोला था। उसके बाद आते हैं मॉन्टेस्क्यू। कौन आता है, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू की किताब थी द स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने क्या लिखा था, किसके बारे में, डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में लिखा था। डिवीज़न ऑफ पावर, पावर को डिवाइड कर दिया जाए किसके किसके बीच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, देखिए लेजिस्लेटिव क्या होता है, जो रूल्स बनाते हैं। ठीक है, जो लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो उन लॉज को फॉलो करवाते हैं, और जुडिशरी में आपके कोर्ट्स, आपके लॉयर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है ना, वो जुडिशरी में आता है। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी स्पिरिट ऑफ लॉज में यही लिखी थी कि पावर को डिवाइड कर दिया जाए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। ठीक है,
तो ये सारे आइडियाज़ जब लोग इकट्ठा होते हैं, इन फिलोसफर्स ने सारे आइडियाज़ रखे, ठीक है, तो लोग जागरूक हो जाते हैं। कौन से लोग? थर्ड स्टेट के लोग क्या होते हैं? जागरूक हो जाते हैं। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, अब इधर लुईस 16 जो हैं वो क्या प्लान कर रहे होते हैं? टैक्स को इम्पोज करने का, ठीक है, टैक्स को लगाने का। ओके, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब होता है आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, जो हमने फर्स्ट पेज पर देखा था, ठीक है, आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन। अब देखते हैं इसमें क्या होता है आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन में। देखिए लुईस 16 5 मई को 1789 में क्या करते हैं? स्टेट जनरल से मीटिंग करते हैं, ठीक है। लुईस 16 क्या करते हैं? टैक्स को इम्पोज करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अब भाई वो टैक्स नहीं लगा सकते ना जब तक वो स्टेट के जनरल से नहीं मिल लेंगे। जो स्टेट का हेड है, स्टेट जनरल्स हैं, जब तक उनसे नहीं मिल लेंगे, कोई राय विचार नहीं होगी, तब तक अपने मन से केवल वो टैक्स नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो क्या होती है? मीटिंग होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मीटिंग में कितनी नाइंसाफ़ी होती है, कितना अन्याय होता है। देखिए क्या होता है, देखिए 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, ठीक है। देखिए 300 रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो किसके होते हैं? फर्स्ट स्टेट के होते हैं, और 300 वोटिंग जो होती है वो किसके होते हैं? सेकंड स्टेट के होते हैं, ठीक है। मतलब 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट स्टेट के होते हैं और 300 रिप्रेजेंटेटिव सेकंड स्टेट के होते हैं, ठीक है। और 600 रिप्रेजेंटेटिव किसके होते हैं? थर्ड स्टेट के। तो फिर से एक बार समझिए, फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव, और थर्ड स्टेट के जो सबसे गरीब लोग हैं 600 रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। भाई आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड जो थे वो हमेशा साथ में रहने वाले थे, तो इनके और इनके रिप्रेजेंटेटिव को ऐड किया जाता तो 600 हो जाते, तो 600 बराबर हो जाता। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया? किसने? लुईस 16 ने क्या किया? वोटिंग हैड टू बी कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैज़ 1 वोट। तो उन्होंने ये कह दिया कि ऐसे नहीं होगा कि 300 लोग वोट देंगे तो 300 वोट गिना जाएगा। नहीं, कैसे गिना जाएगा कि एक स्टेट में 300 लोग हैं तो ये 1 वोट देंगे। कितना वोट देंगे? 1 वोट देंगे। दूसरे स्टेट में 300 लोग हैं, ये 1 वोट देंगे, और तीसरे स्टेट में 600 लोग हैं, ये 1 वोट देंगे। अब ऐसे माना जाएगा, ठीक है। तो आप ये बताइए, फर्स्ट स्टेट के लोग 1 वोट देंगे, सेकंड स्टेट के लोग 1 वोट देंगे, इन दोनों का वोट तो मैच हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो आपस में मिले हुए हैं, इन दोनों का मिलके कितना वोट हो जाएगा? 2 वोट हो जाएगा। और ये लोग क्या करेंगे? इन लोग का 1 ही वोट माना जाएगा। तो किसी भी हालत में जीत हार किसकी होनी थी? थर्ड स्टेट के लोगों की होनी थी। इन लोग को हारना ही था। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया? कहा कि ये मीटिंग हम छोड़ रहे हैं, हम ये मीटिंग नहीं करेंगे, हमको इस मीटिंग का पार्ट नहीं बनना है। उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की? इक्वल वोटिंग का, ठीक है। थर्ड स्टेट के लोगों ने इक्वल वोटिंग की डिमांड की, कहा कि हमें भी इक्वल वोटिंग का अधिकार चाहिए। तो लुईस 16 जो राजा थे उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए जो तीसरे स्टेट के लोग थे उन्होंने क्या किया? नेशनल असेंबली बनाई। क्या बनाई? नेशनल असेंबली बनाई, ओके। उसके बाद वहाँ पे असेंबली कहाँ पे बनाई? टेनिस कोर्ट में। वहाँ पे टेनिस कोर्ट एक जगह थी, ठीक है। तो वहाँ पे नेशनल असेंबली बनाई किन लोगों ने? थर्ड स्टेट के लोगों ने। और वहाँ पे उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नया संविधान बनाया, ठीक है। मिराब्यू, अब मिराब्यू कौन थे? मिराब्यू एक इंसान ही थे। मिराब्यू वॉज अ नोबल स्टेट पर्सन बट ही सपोर्टेड थर्ड स्टेट पीपल। मिराब्यू कौन थे? सेकेंड स्टेट के थे, ठीक है। नोबिलिटी आता है ना सेकंड स्टेट में, तो मिराब्यू जो थे वो सेकंड स्टेट के थे, लेकिन इन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों को सपोर्ट किया था, ठीक है। ये उन्होंने मिराब्यू ने थर्ड स्टेट के लोगों का साथ दिया था, ठीक है। अब अबेसियस कौन थे? देखिए यहाँ मिराब्यू और एबेसियस का नाम है, ठीक है। अबेसियस कौन थे? अबेसियस क्लर्जी स्टेट के थे, मतलब फर्स्ट स्टेट के थे। इन्होंने भी क्या किया था? थर्ड स्टेट के लोगों का साथ दिया था। तो अब देखिए मिराब्यू और अबेसियस ने लीड किया था नेशनल असेंबली को, ठीक है।
नेशनल असेंबली को किसने लीड किया था? मिराब्यू और अबेसियस ने। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नेशनल असेंबली किसने बनाई थी? थर्ड स्टेट के लोगों ने बनाई थी। किसने लीड किया था? मिराब्यू और अबेसियस ने लीड किया था। मिराब्यू जो थे वो सेकंड स्टेट के थे और अबेसियस वो फर्स्ट स्टेट के थे, लेकिन दोनों ने सपोर्ट किसको किया था? थर्ड स्टेट के लोगों को सपोर्ट किया था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सेल। अब जब नेशनल असेंबली जो थी वो किस चीज़ में बिजी थी? मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी और अपने हक की लड़ाई लड़ने में बिजी थी। फ्रांस वॉज इन टर्मोइल। अब यहाँ पे फ्रांस की हालत क्या हो रखी थी? अस्त व्यस्त हो रखी थी। टर्मोइल मतलब बहुत बुरी हालत हो रखी थी। कारण क्या था? हार्श विंटर। वहाँ पे देखिए टर्मोइल यहाँ है ना, सेवर विंटर। देखिए बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, ठीक है। और जब ठंड पड़ रही थी तो जो क्रॉप्स थी, जो हार्वेस्ट था वो बहुत पुअर था, ठीक है। जो वहाँ पे कृषि हो रही थी, जो उत्पादन हो रहा था उसका अनाजों का जो उत्पादन था वो बहुत ख़राब हो रहा था, ठीक है। तो कंट्री जो देश था, फ्रांस था, वो क्राइसिस में चला गया। भाई जाहिर सी बात है, ठंडी पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है और अगर अनाज भी नहीं मिल रहा है तो कंट्री को कमी तो हो जाएगी ना, खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो किंग ने क्या ऑर्डर किया? ट्रूप्स ऑर्डर किए, ठीक है। क्या किंग ने ट्रूप्स क्यों ऑर्डर किए थे? किंग ने ट्रूप्स इसलिए ऑर्डर किए थे कि ट्रूप्स का मतलब होता है सेना, ठीक है, सेना का एक गुट। तो किंग ने यानी लुइस 16 ने सेना को बुलाया, लेकिन उन्होंने सेना किस लिए बुलाई थी? कि सेना जो है वो आके वहाँ की हालत को सुधार सके, ठीक है, हालत जो है वो अपनी कंट्रोल में ला सके। लेकिन अब देखिए, जब लोगों को पता चला कि राजा ने ट्रूप्स सेना को भेजा है तो उन्हें लगा कि राजा ने सेना को उन्हें मरवाने के लिए भेजा है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया? अब ये लोग एकदम गुस्से में आ गए थे। देखिए एक तो इनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था, ऊपर से जब इनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि राजा इनको मरवाना चाहते हैं तो इन्होंने क्या किया? हमला बोल दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? बेस्टाइल फोर्ट, जो बेस्टाइल जो महल था, बेस्टाइल किला जो था, 14 जुलाई 1789 को इन्होंने बेस्टाइल फोर्ट को क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके बाद इन्होंने कैसल पे अटैक कर दिया, ठीक है। कैसल रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग, ठीक है। कैसल मतलब कि राजा जहाँ रहते थे, ठीक है, वो कैसल था, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया? उसका नाम क्या था? चीटू नाम था, ठीक है, या चैटॉक्स आप कह सकते हो। तो उन्होंने कैसल को भी अटैक कर दिया, उसको भी बर्बाद कर दिया, ठीक है। होल कंट्री वॉज इन मूड ऑफ रिवॉल्ट। और पूरा देश अब क्या चाह रहा था? अब युद्ध करना चाह रहा था, क्रांति करना चाह रहा था, ठीक है। अब उसके बाद लुइस 16 ने क्या किया? नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। मतलब जो थर्ड स्टेट के लोगों ने ही तो बनाई थी ना नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, लुइस 16 ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मान लिया उसको। थर्ड स्टेट के लोगों की सारी बातें मान ली, ठीक है। अब क्या किया गया? पावर वर टेकन फ्रॉम क्लर्जी। अब जो फर्स्ट स्टेट के लोगों के पास जो पावर थी, जो अधिकार था, वो उनसे वापस ले लिए गए। और टिथेस वर अबॉलिश्ड। और जो टिथेस टैक्स था ना, टैक्स देना पड़ता था, वो क्या किया था? ख़त्म कर दिया गया था। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि टिथेस कैसा टैक्स था, ठीक है। मैंने आपको टिथेस के बारे में बताया है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैव अ नाइस डे।